नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मास्टर स्ट्रोक चला है उन्होंने, और ये मास्टर स्ट्रोक कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा इसका विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है और इसकी हम बात करने जा रहे हैं। यात्रा पॉलिटिक्स राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है और इसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला टाला हुआ है। क्या है ये मामला, इसकी भी चर्चा होगी। मायावती बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। क्या है मायावती का प्लान, इसे भी आपको बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक विवादित बयान दिया है और ये बयान क्या है और कैसे अखिलेश की मुश्किलों को बढ़ा देगा ये, इसकी भी बात करेंगे। आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2024 के मद्देनजर महिला आरक्षण बिल के रूप में मास्टर स्ट्रोक जो चला है उसकी 18 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में बिल को मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी। बाद में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश कर दिया और नए संसद भवन में अपने पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की कोशिश अरसे तक होती रही है, लेकिन शायद ईश्वर ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस विधेयक पर पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को शाम को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिल को मंजूरी मिलने की बात कही थी और तभी से कई पार्टियों के बीच क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई थी। बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और कई दलों ने ऐसे अपनी कोशिशों का नतीजा बताया था। आइए सुन लेते हैं कि अलग अलग दलों ने इस पर अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। ममता जी की स्वास्थ्य साथी देख के आयुष्मान भारत का सोचा मोदी जी ने, ममता जी की कृषक बंधु प्रकल्प देख के मोदी जी ने पीएम किसान निधि योजना सोचा, ममता जी की कन्याश्री देख के मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोचा। अगर ममता जी की महिला आरक्षण बिल देख के वो बिलेटेड ही सही अगर सोचेंगे तो अच्छा है, लेकिन दुविधा कहाँ जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, झूठ बोलने के लिए कमी थोड़ी है। जो आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार, सरकार मेरी क्रेडिट कैसे ले लेगी, ये तो सोचने की बात है। पिछले 3 दशकों से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग था। वैसे 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया था और तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। एसपी और आरजेडी महिला ओबीसी के लिए अलग कोटे की मांग कर रहे थे। विशेष सत्र की बात सामने आने के बाद कांग्रेस समेत कई दलों ने बीजेपी से मांग की थी कि वो महिला आरक्षण बिल को लेकर आएं। बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया। इस बिल की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें तो देश में इस वक्त महिला वोटर्स की संख्या है पुरुषों से भी ज्यादा, और बीते लोकसभा चुनावों में कुल पड़े वोटों में महिला वोटों की तादाद ज्यादा थी। बीजेपी उज्ज्वला योजना से लेकर 3 तलाक तक कई अहम कदम उठाकर खुद को महिला हितैषी बताने की कोशिश करती रही है। बीजेपी को इस छवि का फायदा भी मिला है और अब लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण को बड़ा चुनावी मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से एक साथ 7 जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई है और ये यात्रा राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली है, जिसकी कुल दूरी होगी 11,400 किलोमीटर। जानकारी देते हुए आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के जवाब में निकाली जा रही यात्रा है, जिसका थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया गया है। ये बात अलग है कि थीम सॉन्ग को लेकर विवाद शुरू हो गया है कल से ही और बीजेपी ने इसे चोरी का थीम सॉन्ग बता डाला है।
कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बीजेपी के खिलाफ आम लोगों के आक्रोश को आवाज देगी और इस यात्रा में मध्य प्रदेश के प्रमुख कमलनाथ और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे, जो 7 रैलियों का नेतृत्व करेंगे। और आइए अब सुन लेते हैं कि अजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। अब तो सीधे सीधे हाईजैक कर रही है, चोरी करने का। हमने कहा गैस सिलेंडर 500 रुपए, तो शिवराज मामा कहते हैं 450 रुपए। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जनता समझ रही है और समय पर अपना आकलन करेगी। मैं अंत में आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यात्रा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यात्रा का मूल मंत्र आपके माध्यम से। और इसी बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है, जिसमें बीजेपी नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार शाम को कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में भजन और पूजा पाठ को बैन करा दिया जाएगा, क्योंकि वो सनातन विरोधी हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां यात्राओं के जरिए चुनावी मौसम में लोगों को अपने साथ जोड़ लेना चाहती हैं। इन यात्राओं के जरिए पार्टियों को एक लाभ ये भी होता है कि कार्यकर्ताओं को पार्टी से बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिल जाता है, जबकि लोगों को पार्टी की नीति और नीयत को समझने में मदद मिल जाती है। यात्रा पॉलिटिक्स राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से निकाली गई 4 परिवर्तन यात्राओं का 25 सितंबर को होगा समापन। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं का शंखनाद करने वाले हैं। सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि बीजेपी पीएम मोदी के दौरे के बाद अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर सकती है। दरअसल पार्टी नहीं चाहती थी कि लिस्ट जारी करने से उभरे असंतोष की छाया पीएम की रैली पर पड़े। बीजेपी ने राजस्थान की 48 विधानसभाओं का चिन्हित करके कैटेगरी बना डाली है, जहां सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की संभावनाएं हैं। उधर 23 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के लिए 6000 वर्ग गज जमीन आवंटित की गई है, जहां पर पार्टी का नया भवन बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास करने के लिए राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं और इस दौरे के बाद कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हरदोई जिले में गांधी भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म और सनातन को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर और नीच। इसके साथ ही उन्होंने देवी देवताओं को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। हिंदू धर्म कैसे? सच पूछिए तो यह फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। हम उसको धर्म कैसे मान सकते हैं? और यह ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा क्यों गया? तो स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर हंगामा मचना ही था, मच रहा है। कुल मिलाकर मौर्य का बयान गैर जरूरी है और साथ ही साथ विवादित तो है ही। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाला यह बयान है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से अब जवाब मांगा जाएगा और बीजेपी हर छोटी बड़ी रैली में इसको मुद्दा बनाएगी, इस बयान को भुनाएगी। अब एक खबर है मायावती से जुड़ी हुई और वो ये खबर है कि मायावती बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में मायावती को लाने की जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। सूत्रों से खबर यह है कि पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीच मुलाकातें भी हो चुकी हैं। बात पटरी पर आई तो 5 राज्यों के चुनावों के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन तब ये बातचीत अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन तब से दोनों के बीच संवाद बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की इच्छा है कि मायावती गठबंधन का हिस्सा बने। हालांकि मायावती ने पहले एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन से दूरी बनाने की बात कही थी और अभी तक आधिकारिक तौर पर बीएसपी का स्टैंड यही है। लेकिन अगर आखिरी मौके पर बीएसपी गठबंधन का हिस्सा बनी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान तय है, क्योंकि तब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के साथ साथ और तीनों पार्टियों पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बीजेपी पर तीनों ये पार्टियां भारी पड़ेंगी।
5 राज्यों के चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी अपना आधार बनाने में जुटी हुई है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लगातार बीजेपी को झटके दे रही है। मध्य प्रदेश की ही हम बात कर लें तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। इंदौर के बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने तो पहले ही झटका दे दिया था बीजेपी को। अब चाचौड़ा की जो पूर्व विधायक है ममता मीणा, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। वो 20 सितंबर को आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगी और अगला चुनाव लड़ेंगी आम आदमी पार्टी के टिकट पर। बताया जा रहा है कि चुनाव में टिकट न मिलने से ममता मीणा काफी नाराज थी, जिस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर वो गुना की ही चचौड़ा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी का दामन छोड़ने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के लिए जनादेश यात्रा निकाली थी, जिस दौरान वो चाचौड़ा के सभी गाँव को कवर करते हुए भोपाल पहुंची थी। उधर 18 तारीख को बीजेपी छोड़ने वाले दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई ताकत के रूप में उभर पाएगी या ऐसी स्थिति बन सकती है कि किंग मेकर की भूमिका में ये पार्टी आ जाए। तो आज के इस चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे हम और तब तक के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।